अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? आज हमने रेस्पिरेटरी का स्टार्ट करना था। सेफ्रॉन पेज नंबर 273 है। 91 एमसीक्यू थे हम लोग। अच्छा, आज मैं आपको सीओपीडी और इस्तेमा के वॉइस नोट्स भेज दूंगी। बीच में थोड़ा मेरा बिजी स्केड्यूल आ गया था, जिसकी वजह से भेज नहीं सकी थी। इंशाल्लाह आज अभी इसके बाद लेक्चर के बाद भेजती हूँ। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इन पेशेंट्स विद एक्यूट स्फेयर एस्थमा। एस्थमा में फर्स्ट लाइन स्टेप ऑफ थेरेपी में होता ही ये है कि आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी होती है। ठीक है, फौरी फौरी जैसे पेशेंट आता है, अर्ली स्टेप होता है, आपने ऑक्सीजन लगानी होती है उसको। 92 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्वेयर एस्थमा। अब नॉट अ फीचर पूछ रहे हैं। एब्सेंट ब्रीजिंग, ब्रीजिंग इसका फीचर होती है, वो फुल फुल स्पैज्म हो जाता है जो इसमें। तो ये वाला पॉइंट इसका स्पेयर का नहीं है। अल मगरिबी में एक टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने मॉडरेट स्पेयर और एक्यूट मॉडरेट स्पेयर और जो है ना नियर फैटल का इस्तेमाल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, जिसमें हार्ट रेट, साइलेंट चेस्ट और बाकी चीजें भी मेंशन है। तो वो आपने याद करनी है। वो अलग अलग इस्तेमाल के फीचर्स में पूछे जाते हैं कि स्पेयर इस्तेमाल में पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कितना होगा। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो एक टेबल इंपॉर्टेंट है, वो सारा आना चाहिए। 93 MCQ है, a patient with a history of smoking presented with shortness of breath. Which one of the following is suggestive that the patient is emphysema rather than bronchitis? इसका ना मैं आपको उधर से एक टेबल शेयर करूंगी एबीएम अब्दुल्ला से, डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और आपके पास एम्फाइसीमा। नॉर्मली आपके पास क्या डिफरेंसेस होते हैं, कोई बताएगा जो क्लिनिकली हम पेशेंट में देख रहे होते हैं? एक मैं वो टेबल शेयर करूंगी, उसमें बहुत इजी लिखा हुआ है, वो सारा आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा डिफरेंस? नॉर्मली मैडम जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें कफ ज्यादा होगा और पॉलीसाइथेमिक होगा पेशेंट, और उसमें उसको पिंक ब्लू ब्लॉटर कहेंगे उसको, हाँ और जी। इसको एम्फाइसीमा को पिंक बेफर। और दूसरा इसके अलावा इसमें ज्यादातर डर्टी लंग्स होंगे जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, और उसमें ये पेशेंट ज्यादातर। के लोग जो है ना, ये क्लिनिकल एग्जाम में भी पूछते हैं कि और दूसरा एम्फाइसेमेटिक वेट पेशेंट जो है ना वो वेट थिन लॉस नहीं होंगे। होगा। हाँ हाँ, जी। वेट लॉस होगा एम्फाइसीमा में। और इस और आपके तरह। पास जो एम्फाइसीमा में है ना, स्टैटिक लंग कंप्लायंस इंक्रीज होती है। तो ये डिफरेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन इसके आपके सारे के सारे डिफरेंसेस आने चाहिए कि एक्सरे में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, थिन इन पर्सन कौन सा होगा, टीएलसीओ में क्या होगा। वो मैं आपको टेबल इसके बाद शेयर करती हूँ। वैसे अगर आपके पास अगर पीडीएफ फॉर्म में एबीएम अब्दुल्ला है लॉन्ग केस की बुक में, उसमें उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के डिफरेंस का, सीओपीडी के केस में। तो उधर भी आप देख सकते हो। 94 MCQ हमारे पास है, 27 years old male has been referred to the OPD with gradually worsening difficulty in breathing that is more pronounced on lying flat and partially relieved by sitting upright. ठीक है। The only past medical history is that of a prolonged period of recovery following a childhood illness. अब वो बताना चाह रहे हैं कि चाइल्डहुड इलनेस की हिस्ट्री है प्रीवियसली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लेकिन उसके नॉर्मल आ गए हैं। FE1 उसकी 55%, FVC उसकी 65%, FE1 टू FVC रेशियो नॉर्मल है। TLCO 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड। TLCO हमारे पास जो है ना नॉर्मल 80 टू 110 तक ये चीजें नॉर्मल होती हैं। तकरीबन 80 टू 100 तक नॉर्मल काउंट कर रहे होते हैं। KCO 110 स्लाइटली इंक्रीज बताया हुआ है। FVC उसकी फॉल्स मोर देन 25% ऑन लाइन फ्लैट। ठीक है। अब जो ये चीजें जैसा कि हमने पढ़ा था पैराडॉक्सिकल, हमने पढ़ा था उसमें किसमें पढ़ा था हमने, हिपैटो पल्मोनरी शंट जब डेवलप हो जाता है। इसमें उसमें हमारे पास क्या था, पैराडॉक्सिकल प्लेटिपनिया था, डिफरेंस ये था। अब इसी तरह इसका भी एक जो डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस होता है ना, इसका भी यही होता है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया हुआ होता है कि आपके पास लाइन फ्लैट पे ना F4 वाइटल कैपेसिटी फॉल करती है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है। और अगर आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा जो थोरेसिक, आपके पास जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉज होती है, उसमें आपके पास अक्सर जो है केसीओ बढ़ा हुआ होता है। केसीओ क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन कोफिशिएंट। आपके पास केसी टीएलसीओ क्या है, टीएलसीओ इज इक्वल टू केसीओ इनटू एल्वियुलर वॉल्यूम।
ठीक है। जो केसीओ है वो ट्रांसमीडियन कोफिशिएंट है, जो कि ट्रांसमीडियन का पता चल रहा है। टीएलसीओ आपके पास टोटल लंग जो है ना, ट्रांसमीडियन कैपेसिटी है। अब आपके पास जो है केसीओ, अब आपके पास जैसा कि जो है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस जिनमें केसीओ बढ़ जाता है वो है जैसा कि ओबेसिटी हो गई, या हमारे पास काइफोस्कोलियोसिस, जो हमारे पास पल्मोनरी के अलावा डिजीज हैं। लाइक आपके पास जो थोरेसिक बॉल में मसला हो रहा है वो आपके पास केसीओ बढ़ा देती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता चल गया है कि पल्मोनरी स्ट्रक्चर का मसला नहीं, बाहर कहीं डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस, इसलिए शो पता चला है कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी फॉल कर रही है। ये इसका टिपिकल सिनेरियो होता है। ठीक है। टीएलसीओ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, केसीओ इंटू एल्व्यूलर वॉल्यूम, इसी से पता चल जाता है कि आगे आपके पास और बाकी ये पूछा जाता है कि आपके पास किन पेशेंट्स में टीएलसीओ कम होगा, किस में बढ़ा हुआ होगा। ये भी एक टेबल अल मगरिबी में अच्छा लिखा हुआ है। ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज में क्या होगा, टीएलसीओ को क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्टिव ईयर डिजीज में टीएलसीओ बढ़ जाता है मैडम। हमारे पास डिपेंड करता है कौन सी ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। ठीक है। जिसमें हमारे पास इसका एक टेबल है, वो अपने अलमगरीबी से करना है। एस्थमा में ये अक्सर जगहों पे बढ़ा के दिखाया हुआ होता है, लेकिन सीओपीडी में कम करके दिखाया हुआ होता है। ठीक है। टीएलसी एम्फाइसीमा में कम होता है, बाकियों में बढ़ जाता है, बाकी बढ़ जाता ऑब्स्ट्रक्टिव में। है। और हमारे पास जो है ना इसको लोग मिक्स मिक्स कर जाते हैं टीएलसीओ को डीएलसी के साथ। ठीक है। इसको आपने नहीं मिक्स करना होता। टीएलसी एक्सक्यूज मी मैम। टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, और टीएलसीओ ट्रांसफ्यूजन जो है ट्रांसफ्यूजन है उसकी स्पीड जो है, वो जहां से वो ट्रांसफ्यूज कर रहा है कितनी कर रहा है। हाँ जी बताएं। ये जो FEV1 और FVC है नॉर्मल, इन सबका 80 to 100% तक नॉर्मल होता है। हमारे पास नॉर्मल पेशेंट्स में और रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज में हमारे पास 0.8 से ज्यादा होता है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है उसमें कहीं पे 0.8 से कम लिखा हुआ है, कहीं पे 0.7 से कम लिखा हुआ है। ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव एयर डिजीज में भी नॉर्मल यानी बढ़ावा आता है, 0.8 से बड़ी हुई रेशो आती है। रेशो बढ़ी हुई आती है, लेकिन FE1 और FVC अलग अलग लोगे तो 80 to 110 के बीच में होता है परसेंटेज में। परसेंटेज की बात कर रही हूँ। ओके, ये परसेंटेज में ही दिया होगा मैं। परसेंटेज में दिया हुआ होता है। टीएलसीओ भी आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ होता है। टीएलसी जो है टोटल लंग कैपेसिटी है, और टीएलसीओ ट्रांसफ्यूजन है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की। 95 MCQ है। 35 years old woman is being investigated with severe shortness of breath of 6 months duration. She does not smoke and has no previous illness. Her only medication is the OCPs. Her HP is 12.3 gram per deciliter. Pulmonary function tests are as follows. FE1 उसका 102। अब देखो FE1 तकरीबन जो है वो बढ़ा हुआ है हल्का सा, प्रेडिक्टेड। FVC उसका 103। अब जो कैपेसिटी है उसकी FE1 टू FVC रेशो आ गई है वो 80%। टीएलसीओ कम हुआ है 55%, मतलब 80 से कम हो गया। केसीओ 60%। अब हमारे पास वो कहते हैं जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में FE1 टू FVC नॉर्मल रेशो और डिक्रीज केसीओ और जो टीएलसीओ है वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को तो रूल आउट कर देती है। ठीक है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, टीएलसीओ बढ़ा हुआ होता है, विच इज ए रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न। और एम्फाइसीमा में ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आना चाहिए। FE1 टू FVC रेशो 0.7 से कम होनी चाहिए। तो ये तो चीजें वैसे ही रूल आउट हो गई। अब बाकी बाकी ऑप्शंस बचे। अब हमारे पास रिड्यूस लेवल ऑफ डीएलसीओ एंड केसीओ सजेस्ट आइदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इधर नॉर्मल है, जिसकी वजह से शो होता है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नहीं हो सकती। बेसिकली इसमें वेस्कुलर फिनोमिनन हुआ है ड्यू टू ओसीपीज इनटेक। ठीक है। अब ये इसमें जो प्रेडिक्शन है ये अच्छी है, ये अच्छी आप लोगों को ना ऑक्सफोर्ड जो हैंडबुक ऑफ रेस्पिरेटरी है उसमें मिलती हैं, या फिर ये आपको अलमगरीबी में भी अच्छी बताई गई है। पास मेडिसिन में भी अच्छी है वैसे तो ये। अच्छा, 96 MCQ हमारे पास है। A 29 years old male is investigated for a chronic cough with pulmonary function test which showed FE1 65%। अब देखो 80 से कम हो गया। हमने FE1 FVC की रेशो रिस्ट्रिक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न को बताता है, क्योंकि बाकी में FE1 और FVC दोनों तो कम हुए हुए होते हैं दोनों डिजीज में, लेकिन कंपैरेटिवली का होता है थोड़ा सा कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी ज्यादा कम होने की वजह से रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज में आपके पास वो बढ़ जाती है रेशो। अब यहाँ पे रेशो 0.68 आ गई है आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ ब्रोंको डायलेटर। वो रेज कर गई है 300 ml तक। तो ये आपके पास जो है रेस कर जाना शो कर रहा है एस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज को। सीओपीडी के मैं आपको वॉइस नोट्स भेजूंगी, सॉरी मैं आपको भेजना भूल गई, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया था। तो सीओपीडी के वॉइस नोट्स में अभी एस्थमा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना होल स्टेजिंग में, वो भी ऐड हो गई है। नाइस गाइडेंस ने भी उनको ऐड किया।
97 एमसीक्यू है, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। आपको पता है एचआरसीटी कराते हो, एचआरसीटी में क्या अपीयरेंस आती है इसमें? मैडम ट्राम ट्रैक ओपेसिटीज आते हैं। ट्राम ट्रैक ओपेसिटीज हो और सकती है सिलेंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेसिस में। और आपके पास क्या होता है, सिग्नेट रिंग साइन, जैसे डायमंड की रिंग होती है ना, एक तरफ रिंग का एक नग है, तो उस तरह की अपीयरेंस आती है। 98 एमसीक्यू है, a patient with a history of cough and fever was investigated। हनीकॉम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का फीचर है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को भी अब डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज बोलते हैं, डीपीएलडी। 98 एमसीक्यू, a patient with a history of cough and fever was investigated with by chest x-ray which came out to be normal। HRCT was done which shows tree in bud appearance। आपने याद रखना है, ट्री इन बड अपीयरेंस जो है टीबी का फीचर होती है। 99 एमसीक्यू है, which of the following is not a cause of fleeting shadowing of chest x-ray। आपको पता होना चाहिए कि फ्लीटिंग चेस्ट एक्सरे की कॉजेज में हमारे पास एबीपी है, चर्क स्ट्रॉस, इओसिनोफिलिक नमूनिया, ये आ जाते हैं। सार्कोडोसिस इसकी कॉज में नहीं आती। अब फ्लीटिंग चेस्ट एक्सरे क्या होता है, हमारे पास एक दफा पेशेंट आया था वार्ड में, उसका जो है ना एक एक्सरे हुआ हुआ था, एक एक्सरे नहीं बल्कि बेसिकली एचआरसीटी था, उसमें उसके ना पेरिफेरल ओपेसिटीज थी। एक चर्क स्ट्रॉस डिजीज का ना ये भी ऑप्शन एमसीक्यू आता है कि आपके पास एचआरसीटी फाइंडिंग्स में आपके पास पेरिफेरल होंगी ओपेसिटीज या सेंट्रल होंगी। इसमें पेरिफेरल होती हैं, या आप हसन अजीज की बुक में या फिर कहीं पास पेपर्स में करोगे। तो वो पेशेंट था और उसका चर्क स्ट्रॉस ना पल्मो वालों ने डायग्नोसिस बना के भेजा हुआ था हमारे पास। फिर हम लोग उसका, इसीलिए हम लोग फिर उसके एचआरसीटी की रिपोर्ट करवाने गए, तो पता चला वहां पे उन्होंने यही कहा कि अभी इसकी ओपेसिटीज इधर है, आप रिपीट कराएं इसका एचआरसीटी ना, फिर देखते हैं ये फ्लीटिंग होती है, मतलब ट्रांजिएंट, अभी इधर है तो कल मतलब न्यू उसमें एचआरसीटी में कहीं और होगी। तो फिर जब रिपीट कराया तो उसकी वाकई फ्लीटिंग थी, मतलब उसकी किसी थी पेरिफेरल एरिया में लेकिन लोकेशन चेंज थी। तो ये आपके पास ये जो फ्लीटिंग एक्सरे फाइंडिंग्स होती हैं, ये आपके पास चर्क स्ट्रॉस, एबीपी और इनका फीचर होती है ज्यादातर। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 100। A 45 years old lady came to you in OPD with worsening shortness of breath for 1 year and dry cough। On examination patient को क्लैपिंग है, bilateral fine and inspiratory crackles at the bases। चेस्ट एक्सरे पे रेटिकुलर शेडोइंग एट द लोअर जोन्स आ गई हैं। टिपिकल फीचर बताया हुआ है कि आपके पास फाइन फाइन क्रेपिटेशन, जिनको वेलक्रो भी बोलते हैं। एचआरसीटी पे आपके पास बायलैटरल सब प्लूरल रेटिकुलर ओपेसिटीज विद ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस एंड हनीकॉम्बिंग। इसमें आपके पास व्हाट इज योर डायग्नोसिस, ये टिपिकल आपके पास यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया है। इसका निमोनिक जो मैंने बनाया हुआ है, जो कि इसके एमसीक्यू आ जाते हैं, URGN। ठीक है, यूजुअल इंटरस्टिशियल नमोनिया में लिख लें आप लोग, अपने पास रेटिकुलर पैटर्न होता है। जीएन से जो है ना, आपके पास ग्राउंड जो नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। ये पास मेडिसिन या इधर कहीं एमसीक्यूज आए हुए हैं इस तरह के कि यूजुअल में कौन सा होगा और आपके पास उसमें नॉन स्पेसिफिक में कौन सा होगा। इसका क्या अच्छा, नमूनिक बताया मैडम आपने? UR, मैं लिख दे देती हूँ, मैंने ऐसे बनाया हुआ था, URGN। यू से आपके पास यूजुअल और आर से रेटिकुलर। ठीक है, आपने इसमें हमारे पास जो है URGN में यूजुअल में आपके पास रेटिकुलर पैटर्न आता है और जीएन में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में आता है। ये आपके पास पैटर्न है डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज के। इडियोपैथिक की टाइप्स हैं ये दो आके फर्दर। और जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, इसमें लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंस आती है, तो इसका रिस्पॉन्स स्टेरॉइड्स को आ जाता है। ये भी एक एमसीक्यू आता होता है पास टेस्ट या ऑन एग्जामिनेशन में कहीं था। 101 एमसीक्यू है, रेटिकुलर का मैंने दूसरा नाम तो नहीं बताया कोई भी। हनी कॉम्बिंग, वो कह रहे थे कि हनी कॉम्बिंग आपके पास ILD का फीचर होती है। रिपीट कर दे। URGN। URGN, ये मैंने आपकी चैट बॉक्स में भी लिख दिया। वेलक्रो टाइप क्रैपिटेशंस होते हैं, ये हमारे पास DPLD में आते हैं क्रैपिटेशंस। ये अक्सर जो है ना लॉन्ग केस शॉर्ट केस में आपसे पूछते हैं कि पेशेंट को फाइंड एंड इंस्पायरेटरी क्रैपिटेशंस, इनका दूसरा नाम क्या होता है, वेलक्रो टाइप। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 101 है। A 68 years old patient with a history of atrial fibrillation on treatment presented with worsening of shortness of breath and dry cough। अब आपको पता चल गया है कि वो AFib का पेशेंट है, अब ड्राई कफ के साथ आया है। आपके जहन में फौरी फौरी ड्रग कल्प्रिट जाएगी। तो ऑन एग्जामिनेशन ही इज कंफर्टेबल ऑन लाइन फ्लैट बट बिकम्स डिस्टिंक्ट ऑन मोबिलाइजिंग। वेलक्रो लाइक फिक्स्ड क्रैकल्स, देखो ये मधिया अब इसमें आ भी गया, वेलक्रो लाइक फिक्स्ड क्रैकल्स का आ रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ पेशेंट सिम्टम्स, बेसिकली ILD डेवलप हो गया इधर एमायोड्रोन की वजह से उसको।
102 MCQ हमारे ये पास है। वेलक्रो क्या क्या कह रही हैं डॉक्टर रोज? क्रेपिटेशंस का नाम है उसमें, वेलक्रो जैसे होता है ना, वेलक्रो मेटालिक लाइक क्रेपिटेशंस, तो वेलक्रो आप सुनेंगे साउंड वेलक्रो का जैसा होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा किस तरह के होते हैं क्रेपिटेशंस। ओके 102 MCQ है, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ड्राई कफ इज डायग्नोज्ड विद इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस ऑन HRCT. What treatment should be given to reduce the risk of disease progression in this patient? सिंपल, आपको पता है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में पिरफेरिडोन डिजीज प्रोग्रेशन को कम करती है। अच्छा, 103 MCQ है, 56 years old patient with a history of more than 20 packed years history of smoking presented with shortness of breath and cough. X-ray shows lower lobar pneumonia. CT test was done. It shows emphysematous changes with resolving lower lobe pneumonia with a 7 millimeter nodule in the right upper lobe. अच्छा, अब ये जो सर्वेलेंस है डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्यूल्स की, ये बहुत चीजें मिक्स होती हैं। इस तरह की हमने पढ़ी थी एनोरिज्म की। एनोरिज्म की सर्वेलेंस याद है आप लोगों को? एन्यूरिज्म एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म हम जब पढ़ते थे, क्या हमने कहा था कब सर्वेलेंस कितने कितने मंथ्स बाद करानी है और किस किस में? भूल गया? ये 4 पता है, ये जो जितनी भी वैल्यूज होती है ना, इनके एमसीक्यूज को मार्क कर लिया करो, ये क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी आपको रिवाइज करना पड़ता है इनको। अच्छा, आपने याद रखना है, अगर पल्मोनरी नोड्यूल है, अगर 5 मिलीमीटर से कम है, तो फिर आपने कोई फर्दर सर्वेलेंस नहीं करा। ठीक है, अभी एक और एक एमसीक्यू आएगा जिसपे बहस होती थी, उसमें वो बताएंगे कैल्सीफाइड है, नोड्यूल का साइज बड़ा है लेकिन कैल्सीफाइड है। कैल्सीफाइड नोड्यूल जो होता है ना, हमारे पास हेमाटोमेटास का फीचर होता है या पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन बताई गई होती है, तो वो जो है नॉन मेलिग्नेंट होता है, उसकी अलग है। इसकी सर्वेलेंस जो सिंपल नोड्यूल बताया हुआ है, तो 5 मिलीमीटर पे कोई सर्वेलेंस नहीं है, 5 to 6 पे 1 year, 6 to 8 पे 3 months, nodules more than 8, malignant risk of calculation by Brock model आपने निकालना है। अगर रिस्क हाई है more than 10%, तब आपने पेट स्कैनिंग करानी है 3-9-24। अगर उससे कम है तो 3-9-24 मंथ्स पे सीटी कराना है। ठीक है, पेट स्कैन सारी बॉडी का स्कैन हो जाता है। 104 है, patient presents to you in OPD with a chest X-ray which was ordered by a surgeon as a pre-op workup. You identified a coil lesion on his chest X-ray. जब भी आपको कोई coil lesion मिली है, आपने पहले पूछना है कि पुरानी कोई firms हैं, उसमें आपने comparison करना है। 105 MCQ है, 60 years old smoker having a chest X-ray done for evaluation of shortness of breath with a 15 millimeter coil lesion. अब देखो ये coil lesion आ गई है, लेकिन आगे वो बताते हैं कि asymmetrical calcification है। ठीक है, और वैसे भी साइज इसका 15 मिलीमीटर है, 8 से ऊपर है। अभी हम ब्रॉक इंडेक्स के बजाय इसमें अब हम यहाँ पे जो ना नेक्स्ट मैनेजमेंट स्टेप में सीडी गाइडेड बायोप्सी करानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन होती है तो वो हेमाटोमास का फीचर है। ये आपके पास HRCT पे फिल्म आती है पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन की। ठीक है, अच्छा, अब इसमें उसमें अगर ये वाली लेजन उन्होंने कहा है कि अगर 8 मिलीमीटर से होती है और प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, तो फिर हम टिश्यू बायोप्सी करते हैं। अब यहाँ पे सीटी गाइडेड बायोप्सी, क्योंकि साइज उसका जो है ना वो वैसे 15 मिलीमीटर से ऊपर है, क्वाइन लेजन है और राइट लोअर साइड पे पेरिफेरल एरिया पे है। पेरिफेरल लेजन्स के लिए वैसे क्या आइडियल होता है, क्या किस चीज से नजर आती है, कौन सा कार्सिनोमा होता है जो पेरिफेरल पड़ा हुआ होता है? एडिनोकार्सिनोमा मैडम। हाँ जी, एडिनोकार्सिनोमा किन में कॉमन होता है, स्मोकर्स में या नॉन स्मोकर्स में? नॉन एडिनो स्मोकर। स्मोकर्स में। नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर्स में कॉमन होता है, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट MCQ 106 है, 45 years old farmer presented with sudden shortness of breath, dry cough and low grade fever, generalized malaise for 3 hours. जब भी आपके पास जो ILD होते हैं ना, उसमें हमेशा याद रखना ड्राई कफ होती है। Patient has a history of such episodes in the past, with each episode lasting 6 to 8 hours. Respiratory rate 27 है, saturation उसकी जो है वो 90% रूम में है, bilateral crackles and occasional bronchi. Patient was managed and HRCT test done which showed scattered regions of ground glass infiltrate in a mosaic pattern in upper and middle lobes of both lungs. आपको पता है निमोनिक, आपको पता है किसी में, हर बंदे ने अपने निमोनिक इसका याद रखा हुआ था कि अपर लंग फाइब्रोसिस की कॉजेज और लोअर लंग फाइब्रोसिस की कॉजेज। यहाँ पे अब हमारे पास टिपिकल आपके पास एक्सपोजर आ रहा है उस पेशेंट का और अपर लोब आ रहा है। ठीक है, तो अपर लोब में ये सिंपल एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस का बताया हुआ है। हमारे पास एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस में ये याद रखना है, पिजन्स के साथ एवियन, माल्ट के साथ एस्परजिलस, और ये हमारे पास मशरूम्स के साथ थर्मोफिलिक, और फार्मर्स के साथ जो था रेक्टस कुछ जो इंग्रेडिएंट होता है जो एक
कंपोनेंट जो कि रेक्टो कार हो सकता है। रेक्टोकोलिफोरा रेक्टिवर्गोला है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने जो है ना वो लिखवा दें एक दफा ये जो आपने सारे एसोसिएशंस बताई हैं। हमारे पास जो पिजन में है वो एवियन प्रोटीन, हमारे पास फार्मर में रेक्टिवर्ग्यूला इसका बड़ा सारा नाम होता है, माल्ट में हमारे पास एस्परजिलस, मशरूम्स में थर्मोफिलिक, माइसीटा जो होता है उसमें। अच्छा, ये निमोनिक कोई बताएगा? हर बंदे ने अपने निमोनिक इसका बताया हुआ होता है। कोई भी आप लोगों ने क्या निमोनिक बनाया हुआ है, अपर लो फाइब्रोसिस और लोअर लो फाइब्रोसिस का? मैंने मैडम सिर्फ लोअर के याद किए हैं कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आते हैं और एस्बेस्टोसिस आता है और ड्रग्स आते हैं, बाकी कनेक्टिव सारे टिश्यू अपर। डिसऑर्डर्स में आपके पास जो एंकाइलोजिंग है वो एपिकल करता है, याद जी रखना। हाँ, जी हाँ, ठीक है, एक्सेप्ट अदर एंकाइलोजी। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में अदर देन, मैंने अपना निमोनिक बनाया हुआ था स्कार्ट और रेजियो। हर बंदे ने इसका अपना अपना निमोनिक बनाया हुआ होता है। तो आपको जो भी सूट करता है वो निमोनिक याद रखो, और ये आपसे पूछे जाते हैं अपर लो फाइब्रोसिस की कॉजेज, लोअर लो फाइब्रोसिस की कॉजेज। तो जो जो आपके अपने निमोनिक हैं वो आप याद रखो, ठीक है। जैसे असमा ने अपना शेयर किया है, तो हर बंदे ने इसने जब मैं तैयारी की थी हर बंदे का अपना निमोनिक होता था, क्योंकि इसके मल्टीपल निमोनिक्स दिए हुए हैं। 106 MCQ हमने कर दिया। 107 है, 44 years old, इधर शो हो रहा है स्क्रीन पे, हाँ। 44 years old gentleman admitted to you in emergency with bursting shortness of breath for last 2 weeks. On examination पे bilateral inspiratory rectus chest X-ray done which shows patchy alveolar opacities in both lungs. Echo पे normal उसकी ejection fraction है. Patient was initially managed in a private school with Mironum, Moxie, Venco for 10 days without any improvement. HRCT पे उसके air space consolidation है with ground glass opacities and bronchial wall thickening and dilatation involving periphery of both lung fields. अब इसमें हमारे पास जो है ना टिपिकल क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया की हिस्ट्री दी हुई है। क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया का दूसरा नाम क्या होता है? Idiopathic interstitial क्या बताया आपने? idiopathic interstitial pneumonia, वेरी IPF. गुड। आपके पास जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है ना, उसकी एक वन ऑफ द टाइप जो है ना क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया, इसकी ना जो चार्ट बना हुआ है आपके पास डीपीएलडी का, बहुत अच्छा डेविडसन ने बनाया हुआ है, जिसमें उसने ग्रुपिंग की हुई है डीपीएलडी की। उनमें एक उसकी क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया है जो कि इडियोपैथिक होता है, उसके आगे इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी लिखा हुआ होता है। 108 MCQ हमारे पास है। 32 years old female presented with progressive shortness of breath for 1 year. On examination, patient has dull percussion note on the left face with absent breath sounds. चेस्ट एक्सरे पे प्लूरल इफिजन है। डायग्नोस्टिक थोरेकोसेंटेसिस रोज प्लूरल फ्लूइड। इसमें अब देखो ट्राइग्लाइसराइड ज्यादा आ गए हैं। ट्राइग्लाइसराइड जब भी ज्यादा आते हैं तो आपको पता होता है कि क्या चीज है, ये लिम्फ का कोई चक्कर होगा। आगे चलते हैं। पेशेंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स विद ए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। एक्सरे पे उसके जो है ना HRCT पे मल्टीपल थिन वॉल सिस्ट है बाय नॉर्मल लंग विदाउट एनी जोन प्रीडोमिनेंस। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? ये हमारे पास लिम्फेंजियोलियोमाइमेटोसिस के हैं। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, और वो वाली फीमेल्स जो कि यूट्राइन उनकी कोई हिस्ट्री होती है, यूट्राइन फाइब्रोइड्स और इस तरह की कोई हिस्ट्री होती है, ये हमारे पास ना रिकरेंट नीमोथोरेक्स के साथ आते हैं पेशेंट। शायद आप लोगों ने भी लैम के पेशेंट देखे हो, पल्मो वार्ड में तो बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। तो इनकी जो ना छोटी छोटी जो है ना वो सिस्ट बनी हुई होती है। HRCT में लास्ट टाइम हमारे पास एक पेशेंट आया था लैम का, इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट वो फिर प्लूरोडेसिस कर देते हैं, क्योंकि इतने रिकरेंट नीमोथोरेक्स होते हैं इनमें, तो इसलिए इसका जो है ना पेशेंट्स अगर प्रोग्रेसिवली डिजीज है, हार्मोन रिप्लेसमेंट प्रेडोमिनेंटली प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि इसमें सारे जो है ना यूट्राइन टिश्यूज की प्रोलिफरेशन हो रही होती है बेसिकली। आप लोगों ने देखे लैम का केस कभी देखा है अपने वार्ड में? वैसे ये आता होता है, कॉमनली आता है फीमेल्स। अच्छा, नेक्स्ट MCQ 109 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्रीडोमिनेंट लोअर जोन फाइब्रोसिस ऑफ द लंग? अब अगर आपने निमोनिक बनाया हुआ अपना अपना, तो जैसे मैंने रेजियो का बनाया हुआ था स्कार्ट का, तो इसमें हमारे पास एस्बेस्टोसिस आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास और रेजियो में मैंने जैसे रेजियो का बनाया हुआ है, इसमें हमारे पास रेडिएशंस कौन सा करती हैं, अपर या लोअर? रेडिएशन अपर मैडम। रेडिएशंस अपर लोब करती हैं। और हमारे पास आर से इसमें कौन सा है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ए से हमारे पास क्या हो जाता है जो लोअर लोब करता है? लोअर Rising लोब spondylitis. एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, ये से लोअर लोब में एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस। हाँ जी बिल्कुल। और
और एस से क्या होता है? सर्कोइडोसिस। sarcoidosis। आई से क्या होता है? इडियोपैथिक। ओ से होता है अदर, अदर से यानी ड्रग्स। तो ये है हमारे पास। और हमारे पास स्कार्ट का निमोनिक होता है अपर लोब फाइब्रोसिस के लिए, उसमें एस से क्या आ जाता है? सिलिकोसिस। सी से क्या आ जाता है? कोल वर्कर्स निमोकोनियोसिस। और मैंने स्कार्ट का बनाया हुआ है। ए से क्या आ जाता है? एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आर से रेडिएशन। टी से टीबी। 110 एमसीक्यू आप लोगों ने जो जो अपना बनाया हुआ है, आप उसी पे रिटेन रहिएगा। 110 MCQ है। 55 years old male presented with dry cough for the last 2 weeks. He has history of recurrent attack of asthma. अब देखो आपने ना यहाँ पे लैनहम क्राइटेरिया अप्लाई करना है। लैनहम क्राइटेरिया होता क्या है? चर्क स्ट्रॉस के डायग्नोसिस के लिए होता है। ठीक है। चर्क स्ट्रॉस के सिनेरियोज और इयोसिनोफिलिक नमूनिया के बिल्कुल सेम आते हैं एमसीक्यू। अभी हम आगे चलते हैं। ही हैज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अटैक्स ऑफ एस्थमा, फीवर, वेट लॉस, जॉइंट पेन फॉर 6 months। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने इसे चर्क स्ट्रॉस बनाया था। His CBC showed HP 11.6, TLC 12,000 with polymorph 60%, lymphocytes 18%, eosinophils 22%। अच्छा, अब जो हमारे पास चर्क स्ट्रॉस और जो हमारे पास ये आ जाता है इयोसिनोफिलिक नमूनिया, इसमें आपने याद रखना है, लोग इसको कंफ्यूज हमें कराते थे कि पेरिफेरल इयोसिनोफिल्स काउंट और जो है ना आपके पास लंग्स के अंदर पैरेन्काइमल इयोसिनोफिल काउंट, इसको मिक्स कर जाते हैं। आपके पास ना 6% और 10% का डिफरेंस दिया हुआ था। पेरिफेरल में जो उसके लिए लिखा हुआ था चर्क स्ट्रॉस के लिए, वो 10% से ऊपर है, और जो उसके लिए लिखा हुआ है इयोसिनोफिलिक के लिए, वो 6% से ऊपर लिखा हुआ है। और हमारे पास जो उसमें लिखा हुआ है, आप ये लिखा हुआ था, अच्छा नोट्स एंड नोट्स में इयोसिनोफिलिक नमूनिया, ये अलमगरिबी मैंने लिखा हुआ, अच्छा टॉपिक। इयोसिनोफिलिक नमूनिया में हमारे पास जो सेंट्रल है, लाइक आपके पास ब्लड मीनिंग लंग्स के अंदर इयोसिनोफिल काउंट मोर देन 25% बताए हुए होते हैं। अब देखो ये आपके पास पेरिफेरल के दिए हैं, तो 6 और 10 दोनों से ऊपर है। अब ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये क्यों चर्क स्ट्रॉस नहीं है? चर्क स्ट्रॉस पे आपने लैनहम क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है। आपके पास एसीआर क्राइटेरिया या फिर आप लैनहम क्राइटेरिया अप्लाई करते हो, तो लैनहम क्राइटेरिया ये पूरा नहीं उतरता उसमें। लैनहम क्राइटेरिया के पॉइंट्स होते हैं, वो आपने याद करने होते हैं, नेट से निकालिएगा। मुझे भी इस टाइम पूरे पूरे याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मैंने इनको रट्टा लगाया था। तो ये उसमें ये उस क्राइटेरिया पे पूरा चर्क स्ट्रॉस का डायग्नोसिस पूरा नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमारे पास ये इयोसिनोफिलिक नमूनिया आंसर। लैनहम जरूर देख लीजिएगा क्राइटेरिया, लैनहम लगवा लो या एसीआर क्राइटेरिया, जो भी अप्लाई कर दो इस पे, तो इसमें उसके पॉइंट पूरे नहीं होते फिर, हालांकि सारी टिपिकल हिस्ट्री चर्क स्ट्रॉस की भी है। 111 MCQ हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कैन कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस? नाइट्रोफुरेंटोइन हमें पता है कि वो हमारे पास टिपिकल करता होता है। 112 MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हैज सिमिलर क्लिनिकल, रेडियोग्राफिकल एंड बायोप्सी अपीयरेंस ऑफ सार्कोइडोसिस? ये हमारे पास बेरिलियोसिस होता है, जिसमें आपके पास टिपिकल हिस्ट्री जाती है सार्कोइडोसिस जैसी। 113 MCQ हमारे पास है। अ कॉटन फैक्ट्री वर्कर इन ओपीडी इन प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 6 months. Patient reports that symptoms are worse at the start of the week and gets better at the and examination पे bilateral fine freckles and pulmonary function पे obstructive pattern है। आपने याद रखना है व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। हमारे पास ये जो बिसिनोसिस है ना, आपने याद रखना है, ये एक तो ये होता है कॉटन एक्सपोजर से होता है, दूसरा इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा। तो ये टिपिकल बिसिनोसिस की हिस्ट्री दी हुई है, जिसमें आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आता है। बिल्कुल नाइट्रोफुरेंटाइन एफियन भी कराती है। 114 MCQ है। 65 years old male has a history of X-ray done with annual screening which shows hilar lymphadenopathy with XL calcification। जब भी आपके पास XL calcification और bilateral hilar lymphadenopathy आएगा, ये सिलिकोसिस का फीचर है। हाँ जी, सिलिकोसिस कौन सा कराती थी? अपर लोब, लोअर लोब? अपर लो अभी मैडम, हाँ जी, वेरी अपर गुड। लो। हाँ जी, अपर लोब कराती थी। 115 MCQ है। 35 years old mining laborer admitted with a sudden onset of shortness of breath for 1 week associated with dry cough and low-grade fever. On examination, patient was in respiratory distress with central cyanosis. अब देखो आपके पास जो सेंट्रल साइनोसिस आ रहा है, आगे चलते हैं। आपके पास ये जो है ना साइनोसिस फीचर होता है डीपीएलडी का। पल्स रेट उसका 120 पर मिनट, सेचुरेशन उसकी ड्रॉप कर रही है 75% ऑन रूम एयर, और क्रैकल्स आ रहे हैं थ्रू आउट द लंग जोन। एक्सरे में बायलैटरल हाइलर, पेरीहाइलर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, एबीजीज पे टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। अब आपने एचआरसीटी पे स्मॉल रिड्यूस विद डिफ्यूज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, क्रेजी पेविंग अपीयरेंस। क्रेजी पेविंग अपीयरेंस जब आप उस पे करोगे ना, रेडियोपीडिया पे जाके देखो, आपको उसकी अपीयरेंस की समझ आ जाएगी।
ये हमारे पास ना एक दो चीजों में ये होती है, जिनमें से वन ऑफ देम इज सिलिकोप्रोटीनोसिस। ठीक है, माइनिंग की भी हिस्ट्री है, तो सिलिकोप्रोटीनोसिस कॉमन हो सकता है इसमें। अब जो क्रेजी पेविंग अपीयरेंस होती कैसी है, ये आपको रेडियोपीडिया पे पिक्चर अच्छी नजर आ जाएगी। 116 MCQ है, which one of the following is the most common manifestation of past asbestos exposure? अच्छा, अब ना एस्बेस्टोस एक्सपोजर के एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट तरीके से। एक तो उसकी टाइम जोन के हिसाब से कि कितने टाइम का एक्सपोजर है, तो अब क्या कौन सा होगा, प्लैक्स होंगे, सबसे कॉमन कौन सा होगा। इसका जो टाइम जोन के हिसाब से एक अच्छा सा टेबल बना हुआ है, वो मास्टर दी IMM में बना हुआ है। प्लीज जिसके पास भी मास्टर दी IMM है ना, ये ग्रुप पे जरूर शेयर करते हैं। मास्टर दी IMM में ना उन्होंने लिखा हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि 30 to 40 ईयर्स होंगे तो इसमें मीजोथेलियोमा होगा, इस तरह का टाइम पीरियड एग्जैक्ट दिया हुआ है। ये इतना अच्छा मगरिबी में मैंने लिखा हुआ ना, नोट्स एंड नोट्स में, ये मास्टर दिया में सबसे अच्छा लिखा है, तो मैंने उधर से याद किया था। तो आप लोगों ने उधर से निकालना है, टाइम जोन निकालनी है कि इतने टाइम जोन के बाद क्या हो सकता है एस्बेस्टोस एक्सपोजर के, कितने टाइम जोन बाद मेलिग्नेंसी हो सकती है, मेसोथेलियोमा हो सकता है, तो ये आपने देखना है। और सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशंस एस्बेस्टोस की बिनाइन प्लूरल प्लैक्स ही होते हैं। प्लैक्स आपको पता होने चाहिए, प्लैक्स नजर कैसे आते हैं, इसकी रेडियो पीडियो देखना। अक्सर कोई पेशेंट आ भी जाए ना, तो वो हमारे पास जो है ना प्लूरल प्लैक्स मतलब ये कंसल्टेंट बता रहे होते होंगे आपके राउंड पे भी, जब मैं पीजीआर थी तो वो कहते थे इसका एस्बेस्टोस का एक्सपोजर ना, इसकी थिकनिंग हुई हुई है प्लूरा की। 117 MCQ हमारे पास है। A 40 years old patient presented with the history of hemoptysis for 2 weeks. Past history includes recurrent epistaxis and nasal blockage and has rhinoplasty for saddle nose deformity. ये आपको टिपिकल पता है, आपके पास वैगनर्स का फीचर होता है, तो उसमें आपने CN का कराना होता है। 118 MCQ, which one of the following is not a cause of pulmonary eosinophilia? आपको पता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस के आगे लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में कि नो एंटीबायोटिक्स का रोल, नो आपके पास इओसिनोफिलिया, नो का वर्ड लिखा होता है इसके साथ ना, तो इसमें आपके पास इओसिनोफिलिया नहीं मिलता, ऑल्दो इट इज एलर्जिक, लेकिन नहीं मिलता इसमें। 119 MCQ हमारे पास है। 30 years old patient with a history of asthma with a history of foot drop। अब देखो यहाँ पे अब आप अप्लाई करोगे लैनहम क्राइटेरिया, इसमें इओसिनोफिल काउंट भी ज्यादा दिया हुआ है, फ्लफी शेडोज भी दिए हुए, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स भी दिया हुआ है, अस्थमा की हिस्ट्री भी। तो ये टिपिकल हमारे पास जो है ना चर्क स्ट्रॉस का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। इओसिनोफिलिक नमोनिया और चर्क स्ट्रॉस को आप सिर्फ लैनहम क्राइटेरिया पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। 120 लास्ट MCQ आज का, which one of the following is the most common pulmonary manifestation of SLE? SLE की मोस्ट कॉमन, ये आपसे लॉन्ग और शॉर्ट केस में भी पूछते हैं। हमारे पास प्लूरेसी मोस्ट कॉमन कॉज है, सॉरी मोस्ट कॉमन कॉज ही प्लूरेसी, इसमें मोस्ट कॉमन प्लूरल डिजीज है। यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो एसदमा और COPD की, मैं आपको ना इंशाल्लाह 7:30 तक भेज रही हूँ सारी रिकॉर्डिंग। Excuse me, ma'am. ठीक है, कल आप हमारी क्लास होगी, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी, और संडे फिर ऑफ होगा। हाँ जी बताओ मदिहा, क्या कह रही हो? जो आपने वो पेरिफेरल और सेंट्रल ब्रोंकियोप्लेसिस का बताया था, वो काइंडली रिपीट कर दें। ये हमारे पास MCQ में पूछा जाता है। एक तो पेरिफेरल ओपेसिटीज का पूछा जाता है कि किस में होती है। पेरिफेरल ओपेसिटीज हमारे पास चर्क स्ट्रॉस में होती हैं, ठीक है। उसमें सेंट्रल ओपेसिटीज भी दी हुई होती है, एक MCQ होता है उसकी स्टेटमेंट्स में, तो आपने पेरिफेरल ओपेसिटीज वाला चूज करना होता है। और एक हमारे पास आता है ABPA में। ABPA में हमारे पास जो है ना ब्रोंकियोप्लेसिस पूछी जाती है कि सेंट्रल है या, उसके एक फीचर में लिखा हुआ था डायग्नोसिस में ABPA के ना, ठीक है। पेरिफेरल ओपेसिटी चर्क स्ट्रास में आते हैं मैडम? ये हमारे पास पेरिफेरल ओपेसिटीज, चर्क स्ट्रॉस, फ्लीटिंग पेरिफेरल ओपेसिटीज, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अरुण, ये आपने बताया कि पेरिफेरल ओपेसिटीज फ्लीटिंग होंगी तो शर्क स्ट्रॉस होगा, और ABPA की कैसी होंगी ओपेसिटीज? ABPA की ओपेसिटीज आपके पास ब्रोंकियोप्लेसिस होता है, उसमें ओपेसिटीज का जिक्र नहीं होता, ठीक है। अच्छा चर्क अच्छा स्ट्रॉस में होता है आपके पास फ्लीटिंग ना। चर्क स्ट्रॉस ABPA में भी हो सकती है फ्लीटिंग, लेकिन उसमें ब्रोंकियोप्लेसिस सेंट्रल और पेरिफेरल का डिफरेंस आता है। ओपेसिटीज उसमें कहीं भी हो सकती है, फ्लीटिंग उसकी भी फ्लीटिंग होती है। लेकिन एक MCQ चर्क स्ट्रॉस का स्पेसिफिकली एक MCQ आप करोगे पास पेपर्स में, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि आपके पास ओपेसिटीज जो है वो सेंट्रल है या पेरिफेरल है, तो इस वजह से। ABPA में भी आपके पास जो MCQ उसके क्राइटेरिया में आता है डायग्नोसिस में, वो आपके पास आता है उसका सेंट्रल ब्रोंकियोप्लेसिस का आता है उसके क्राइटेरिया में। IG लेवल्स होते हैं और एक दो पॉइंट्स और होते हैं।
ओपेसिटीज में एबीपीए को कहीं इम्पोर्टेंट तो नहीं, सोचना तो नहीं है या सोचना है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, ये तो समझ आ गया। एबीपीए तो बिल्कुल डिफरेंट। एबीपीए तो आपके पास आईजी लेवल्स के साथ होगी, इओसिनोफिल लेवल्स के साथ नहीं होगी, ये याद रखना आपने। उसके एबीपीए का भी क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस का, वो आप नेट से निकालो, उसमें आपके पास आईजी लेवल 1000 से ऊपर बताएगा। ये 4 पॉइंट्स होते हैं उसमें। अच्छा। जो मिक्स होते हैं एमसीक्यूज वो इओसिनोफिलिक नमूनिया के, और हमारे पास इसके चर्च स्ट्रॉस के। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलें इसके साथ भी हम सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है फिर इसी टाइम क्लास होगी और हम ये फिर खत्म करेंगे। मदीहा पूछ रही है एबीपीए में हमारे पास कौन सा होता है। एबीपीए में हमारे पास ब्रोंकिक्टिसिस, पेरिफेरल ब्रोंकिक्टिसिस, जो सेंट्रल में से मुझे अब एग्जैक्टली मिक्स हो रहा है, अभी हमने एमसीक्यू गुजरा भी था पीछे से ना। सेंट्रल सेंट्रल ब्रोंकिटिस है, सेंट्रल होता सेंट्रल है होता बेटा। है, सेंट्रल होता है, बस ठीक है, सेंट्रल होता है, कंफर्म भी कर लेना। ठीक है, ब्रोंकिक्टिसिस का उसमें आता है क्राइटेरिया में पॉइंट। चलें फिर इसके साथ सेशन एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल जो है वो हम टाइम हो सकता है थोड़ा सा पहले कर दें, क्योंकि कल हमने क्लास खत्म करनी है, ये वाली रेस्ट को खत्म करना है। ठीक है, तो मैं आपको कल टाइमिंग बता दूंगी क्लास की, रात में ही बता दूंगी। ठीक है, चलें फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।